नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम्स डिजिटल न्यूज चैनल। बेस्ट फिजिशियन की तलाश अक्सर लोगों को रहती है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध और पूरे भारत में जाने माने सर गंगाराम हॉस्पिटल की सीनियर फिजिशियन डॉक्टर शिप्रा गुलाटी से। आज हम मैम से जानेंगे अनेक बीमारियों के ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार मैम। मैम, सबसे पहले आप अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में आप अपने बारे में डिटेल में बताइए मैम। मैं डॉक्टर शिप्रा गुलाटी। मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। मैं एमबीबीएस एमडी डीएनडी इन मेडिसिन हूँ और कॉम्प्लिकेटेड केसेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स, ये सब मेरी स्पेशलाइजेशन है। ओके मैम, पिछले 10 सालों में आप मेडिकल ट्रीटमेंट में एज ए फिजिशियन क्या बड़े बदलाव देखती हो? पिछले 10 सालों में अगर हम बात करें तो बहुत सारी नई बीमारियां हैं। जैसे हम सब जानते हैं 10 साल पहले कोरोना वायरस जैसी कोई चीज नहीं थी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, बहुत सारी नई बीमारियां हैं और एट द सेम टाइम बहुत सारे नए इन्वेस्टिगेशंस, नए ट्रीटमेंट्स आए हैं जो सिंपलर बनाते हैं प्रैक्टिस को, पेशेंट्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल बना पाते हैं। मैम, आजकल हम देखते हैं कि मेडिकल सेक्टर में काफी बड़ी तेजी से बदलाव हो रहे हैं, तो उन बदलावों के साथ भविष्य के दृष्टिगत आपकी क्या तैयारियां रहती हैं? देखिए, बदलाव के लिए हमेशा बदलाव का एम यही होता है कि पेशेंट्स के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटी को बेटर बनाया जाए और रेगुलरली डॉक्टर्स की ट्रेनिंग्स होती हैं। नए बदलाव उनको सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो भी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं डॉक्टर्स उनसे वेल वर्स्ड रहें और अपने पेशेंट्स के लिए बेस्ट केयर प्रोवाइड कर पाए। मैम, क्योंकि आप सर गंगाराम हॉस्पिटल में हैं जिसका पूरे भारत में नाम जाना जाता है, प्रसिद्ध है, तो आपके पास में किस तरह के पेशेंट ज्यादा आते हैं ट्रीटमेंट के लिए? देखिए, गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली का एक बहुत ही मेजर टर्शरी केयर सेंटर है। आई वुड से ये एक रेफरल सेंटर भी है बहुत सारे और छोटे हॉस्पिटल्स के लिए। तो हम डेफिनेटली बाकी बाहर के छोटे हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में कॉम्प्लिकेटेड केसेस काफी ज्यादा देखते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट पेशेंट्स सिंपलर बीमारियों के साथ भी आते हैं। टाइफॉइड, डेंगू, मलेरिया, ये सब तो बहुत कॉमन है, गर्मियों में इनके साथ मरीज आते हैं। लूज मोशंस, सर्दी, खांसी, जुकाम, वायरल, ये सब कॉमन चीजें हैं जो हम देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी स्पेशलाइज इन मल्टीपल केसेस विद मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। मैम, आजकल एक क्रिटिकल क्वेश्चन है आपसे कि पहले काफी एजेड लोगों को बड़ी बीमारियां होती थी, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं 25 साल, 30 साल और 35 साल तक के जो युवा हैं उनको काफी सीरियस क्रॉनिक बीमारियां हो रही हैं। आपको क्या लगता है इसकी मेन वजह क्या हो सकती है? इसके बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1 लाइफस्टाइल, नंबर 2 डाइट, नंबर 3 अगर हम दिल्ली की बात करें पोल्यूशन, नंबर 3 एडिक्शंस, स्मोकिंग, अल्कोहल। और यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करना चाहूंगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, वेप्स, हुक्कास हैं वो भी उतने ही हार्मफुल हैं जितने की एक नॉर्मल सिगरेट। ये सारी चीजें इकट्ठे मिलके डेफिनेटली यंगर पॉपुलेशन को एट रिस्क लाते हैं मल्टीपल अदर प्रॉब्लम्स के। मैम, जैसे डेंगू है, मलेरिया है या अस्थमा है या हम कहें दमा है, मैम किस पोजीशन पर पेशेंट चला जाता है कि जब उसकी डेथ हो जाती है? क्या टाइम रहते उनको मैनेज किया जा सकता था? देखिए, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। डेफिनेटली ट्रीटमेंट का डायरेक्शन और एम हमेशा यही होता है कि पेशेंट को बचाया जा सके। अगर हम बात करें डेंगू या मलेरिया की, इसके अंदर मरीज जाते हैं ये बीमारी के कॉम्प्लिकेट होने से। कॉम्प्लिकेट होने से मेरा मतलब है जब डेंगू या मलेरिया बॉडी के सब वाइटल ऑर्गन्स को अटैक कर देता है, पेशेंट्स हम उस वजह से लूज करते हैं। जो एक्चुअली स्पीकिंग डेंगू या मलेरिया नहीं होता, वो उसका सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होता है। रही बात एस्थमा की, एस्थमा के पेशेंट्स हम तब लूज करते हैं जब वो क्रॉनिकली वेंटिलेटर पे जाते हैं, लंबे समय तक वेंटिलेटर पे रहते हैं, या उनको मल्टीपल टाइम्स निमोनियाज और इन्फेक्शंस होते हैं। प्लस इसके अंदर एज एक रोल प्ले करती है और क्या क्या बीमारियां हैं मरीज को, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैम, अभी अभी बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है मैम, क्योंकि आप दिल्ली में हैं। मैम, दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसको लेकर पूरे दिल्ली में हाई अलर्ट है, रेड अलर्ट है। हालांकि राजस्थान के भी कई बड़े शहरों में रेड अलर्ट है। मैम, एक बड़ा पेचीदा सवाल है कि जो पॉल्यूशन है वो हमारी जान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है।
तो ये जो अस्थमा की और दमा से जुड़े हुए पेशेंट हैं, क्योंकि आप इतने बड़े हॉस्पिटल में हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस इस पॉल्यूशन के सामने कारण आपके सामने आ रहे हैं? किस तरह के पेशेंटों में बढ़ोतरी हो रही है? पेशेंट्स में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो रही है। मैक्सिमम पेशेंट्स जो आजकल हॉस्पिटल आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज लेके ही आ रहे हैं। इस पोल्यूशन है बहुत सिवियर है, ये हम सब जानते हैं, पर हमें ध्यान रखना है कि हम खुद को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मास्क लगाना, एयर प्यूरिफायर्स यूज करना, खास करके जो पेशेंट्स को ऑलरेडी जिनके फेफड़े कमजोर हैं, जिनको एस्मा, सीओपीडी, आईएलडी इस तरीके की बीमारियां हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल मास्क लगा के रखें। घर से बाहर तभी निकलें जब बिल्कुल इनएविटेबल हो, एंड घर पे भी एयर प्यूरिफायर्स का प्रयोग करें। खुद को बचाना बहुत जरूरी है इस समय पे। मैं राजधानी दिल्ली में, क्योंकि पॉल्यूशन काफी तेजी से बढ़ रहा है, मतलब जानलेवा हो चुका है, जिसके कारण वहाँ अभी हमारे पास में कुछ ऐसी खबरें आई हैं, लोग काफी हाइपर टेंशन में हैं। उनको जिन लोगों के पास मेडिकल इंफॉर्मेशन नहीं है वो लोग काफी टेंशन में हैं, और वहाँ जिसके कारण लोगों में हार्ट डिजीज भी काफी हो रही है, कई लोगों की डेथ भी हुई है वहाँ। तो हाइपर टेंशन और हार्ट डिजीज में जो अचानक उछाल देखने को मिल रहा है मैम, इस पॉल्यूशन के डर की वजह से, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज लंबे समय तक पोल्यूशन को एक्सपोज रहने से होता है। ये ऐसी चीज नहीं है कि हमें रिसेंटली पोल्यूशन ने एक्सपोज किया और हमें ये दिक्कत हो गई। ये एक प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर का इफेक्ट है। मैम, जैसे कि पॉल्यूशन के कारण अगर मान लीजिए किसी के फेफड़े खराब होने लगते हैं, तो क्या उनको ठीक किया जा सकता है, उनको ट्रीट किया जा सकता है, या उसके कारण पेशेंट की जान भी जाएगी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि पेशेंट की जान उससे नहीं जाएगी। पेशेंट की जान जाएगी अगर पोल्यूशन के कारण उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ। अगर वो पेशेंट एल्डरली है, छोटा बच्चा है, प्रेग्नेंट औरत है, या कोई ऐसा मरीज है जिसको बहुत सारी और कोमॉर्बिडिटीज हैं, इन पेशेंट्स के अगर फेफड़े पहले से कमजोर हैं, मान लीजिए उनको एस्थमा या सीओपीडी है, ऐसे पेशेंट्स हमेशा एट रिस्क रहेंगे। तो मैम, जैसे कि क्योंकि दिल्ली इस समय काफी रेड अलर्ट पर है और सर गंगाराम हॉस्पिटल एक जाना माना नाम है, तो मैम आपके और आपकी खुद की और हॉस्पिटल की जो जो मौजूदा प्रोस्पेक्टस है उससे निपटने के लिए क्या तैयारी है? क्योंकि ये डेफिनेटली वहां पे पेशेंट बढ़ेंगे। देखिए, निपटने के लिए तैयार हमारे पास इक्विप्ड हॉस्पिटल है, इक्विप्ड आईसीयूज हैं, वेंटिलेटर्स हैं। हम इस तरह की सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमेशा तैयार हैं। मैम, जो जो डायबिटीज है उसके साइलेंट एपिडेमिक को आप किस तरह देखते हो? डायबिटीज का साइलेंट एपिडेमिक इस समय बहुत ही तेजी पर है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल बन जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यंगर पॉपुलेशन भी डायबिटिक हो रही है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और साथ ही साथ में जेनेटिक फैक्टर्स। जिनके फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, अगर वो ओबीज हैं या बिल्कुल कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो दे आर एट अ वेरी वेरी हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। मैम, डायबिटीज भारत की ऐसा लगता है जैसे रगों में प्रेजेंट में समाया हुआ है। पूरे भारत में अगर एक परसेंटेज में निकालें तो 50+ लोग आज की डेट में काफ़ी बड़ी तादाद में डायबिटीज़ के जो शिकार हैं। सो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि मैम इसका जो मूल जो वजह है, जो कारण है, वो आप उसको डिफाइन करिए। प्लस शुरुआती स्तर से ही हम डायबिटीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि आगे जाकर हमें अपनी जान की कीमत ना चुकानी पड़े। तो जैसा मैंने बोला, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है डायबिटीज का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज की हिस्ट्री है, डेफिनेटली आप ज्यादा रिस्क पर हैं। अगर आप उस एट रिस्क पॉपुलेशन में हैं, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप क्या खा रहे हैं, आप कितना फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक आइडियल वेट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और अगर आपको डायबिटीज डायग्नोज होती है तो डॉक्टर की सलाह माने, प्रॉपर डाइट फॉलो करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। डायबिटीज को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है वंस यू आर अ डायबिटिक पेशेंट। मैम, डायबिटीज से जुड़ा ही हुआ हमारा अगला सवाल है कि डायबिटीज और थायराइड, इसके क्या गंभीर परिणाम और अभी आप आने वाले भविष्य में देखते हो? क्योंकि जिस तरह का हमारा जो जीवन स्तर है, लाइफ स्टाइल है, डिब्बाबंद खाना है, लोग भारी खाने पर निर्भर है, तो आपके नजर में क्या गंभीर परिणाम आने वाले समय में आएंगे?
जैसे आपने बोला, जो आपने खाने के बारे में मेंशन किया, वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कारण है ओबेसिटी का और इनडायरेक्टली डायबिटीज का। दूसरा सवाल जो आपने पूछा, फ्यूचर में हम क्या रिस्क हो सकते हैं। अनकंट्रोल्ड शुगर्स के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ये हमारी आंखों, प्रैक्टिकली हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। हमारी आंखों को, किडनी को, नसों को, हार्ट को, लिवर को, सब जगह पे डायबिटीज का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, जो डिपेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ डिजीज पे और आपका डिजीज कंट्रोल कैसा है। ड्यूरेशन ऑफ डिजीज पेशेंट के हाथ में नहीं होता, लेकिन डिजीज कंट्रोल पेशेंट के हाथ में होता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो एक टाइट शुगर कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगे, किस आपके अकॉर्डिंग किस तरह के टिप्स उनको लाइफ में आजमाने चाहिए, किस तरह का खान पान होना चाहिए जिससे कि उनको गंभीर डायबिटिक पेशेंट ना होना पड़े। तो पहले मैं बात करूंगी वो लोगों के बारे में जिनको डायबिटीज नहीं है। जी। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो बी वॉचफुल, आप क्या खा रहे हो, एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करिए, एक रेगुलर फिजिकल वर्कआउट का शेड्यूल मेंटेन करिए। इस सब से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या आई वुड से शायद डायबिटीज की डेवलपमेंट को कुछ साल डिले कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर एक पेशेंट डायबिटिक है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपनी दवाइयां, इंसुलिन सब बहुत रेगुलरली लीजिए। डाइट पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ध्यान रखिए, जो भी आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है वो फॉलो करिए। रेगुलर फॉलोअप्स करिए। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, हमें डायबिटीज है, हमें 2 साल पहले डॉक्टर ने ये दवा लिखी थी, तब से हमने दिखाया नहीं है। ना वो डॉक्टर को दिखाते हैं, ना वो बीच में शुगर टेस्ट करते हैं। ऐसे पेशेंट्स में दिक्कतें ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। मैम, आपको लगता है कि भारत में जो लोग हैं, जो जनरल लोग हैं, जिनके पास मेडिकल इंफॉर्मेशन नहीं रहती, एजुकेशन का अभाव है, लोग लो बीपी और हाई बीपी को एक गंभीर बीमारी नहीं मानते, इट मीन हाइपरटेंशन को कोई बीमारी नहीं मानते। लेकिन आपने देखा होगा मैम, इस साल हमारे देश में कितने हार्ट अटैक के केस हो रहे हैं। 5 साल के बच्चे से लेकर 90+ ईयर तक के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो मैम, इसको आप कैसे देखते हो, मतलब कि कैसे आप इसको मेडिकली प्रोस्पेक्टस पे कैसे देखेंगे? बिल्कुल, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी बोला जाता है आम भाषा में, बड़ा ही कॉमन उसका ये नाम है। इसलिए इग्नोर करना तो डेफिनेटली एक बहुत ही गलत चीज है। हम बहुत बार पेशेंट देखते हैं जो हमारे पास आते हैं, मेरा बीपी बढ़ा हुआ रहता है मगर मैं दवाई नहीं लेता हूँ। अभी आपको लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इन द लॉन्ग टर्म ये आपकी हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करता है। अगर आपका बीपी कभी भी बढ़ा हुआ आए, डॉक्टर से मिलिए, उसको रेगुलरली चेक करिए, और अगर आपका डॉक्टर एडवाइस करता है तो दवाई लीजिए। इट इज इंपॉर्टेंट। बीपी कंट्रोल होने से हार्ट डिजीज पे असर पड़ता है। ओके मैम, लेकिन एक बड़ा पेचीदा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ मैम। मैंने क्योंकि पूरा इसको एक डिस्क्रिप्शन में देखा है, काफी पीछे से मैंने करीब 50+ कार्डियक सर्जन के उनके इंटरव्यू भी किए हैं मैम, कि 5 साल के बच्चे को, 7 ईयर के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को, 30, 35, 50 साल तक के लोगों को एक्सरसाइज करते हुए, पुलिस के जवान को, इवन डॉक्टर्स को भी सर्जरी करते। मैम, ये अचानक से हमारे देश में हार्ट अटैक का एक सीजन चल पड़ा है, इसका क्या क्या मेन कारण आपको लगता है? देखिए, जैसे मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, हार्ट डिजीज में भी फैमिली हिस्ट्री, आपका ब्लड प्रेशर, आपका फिजिकल एक्टिविटी, ये सब चीजें मैटर करती हैं। दूसरा जो मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग इंडिविजुअली कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क फैक्टर है। और स्मोकिंग में अगेन मेंशन करूंगी कि जब हम स्मोकिंग की बात करते हैं तो सिगरेट्स, ई सिगरेट्स, वेप्स, हुक्कास, सबके साथ रिस्क सेम है। ये प्रोबेबली एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है यंगर जेनरेशन में हार्ट अटैक्स कॉमन होने का, क्योंकि यंगर जेनरेशन में स्मोकिंग बहुत ज्यादा प्रिविलेंट होती जा रही है। मैम, अभी एक मुंबई के एक बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने एक रिपोर्ट जारी की थी महिलाओं में बढ़ते थायराइड के सब्जेक्ट पर। मैम, भारत में स्पेशली उन्होंने चिंता जताई थी कि भारत में थायराइड काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन महिलाओं में थायराइड की जो बीमारी है वो और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो ये आपको क्या लगता है, ये कोई हमारे वायुमंडल का परिवर्तन है या लाइफ स्टाइल का कोई बदलाव आया है जो थायराइड इतना तेजी से जोर पकड़ रहा है? तो थायराइड एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, और डेफिनेटली थायराइड विमेन में ज्यादा कॉमन है।
ये कोई नया फैक्ट नहीं है कि औरतों में बढ़ रहा है, हमेशा से थायराइड विमेन में ज्यादा कॉमन रहा है। अब ये क्यों ज्यादा बढ़ रहा है, उसके लिए बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, जैसे कि हमारा बुरा खाना पीना हो गया, लैक ऑफ एक्टिविटी हो गया, स्मोकिंग एक्सपोजर हो गया। ये सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स को अफेक्ट करती हैं। मैम ये थायराइड का जो शुरुआती लक्षण होता है, जैसे कि शुरुआत जैसे होती है, वो क्या होता है, और क्या थायराइड भी कभी हमारी जान के लिए एक कारण बन सकता है? तो अगर हम लक्षण की बात करें, हम बहुत बार देखते हैं कि बहुत से पेशेंट्स को थायराइड के कभी कोई लक्षण ही नहीं आते हैं। एक रूटीन चेकअप पे वो डायग्नोस होता है। थायराइड दो तरीके के होते हैं, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। जिसको आम भाषा में आपने सुना होगा, मुझे मोटे होने वाला थायराइड है, वो है हाइपोथायराइड। उसके अंदर लोग लेथार्जी, वीकनेस, वेट गेन, ऐसी कंप्लेंट्स लेके आते हैं। लेडीज में मेंस्ट्रुअल अबनॉर्मैलिटीज, बहुत ज्यादा बाल झड़ना, ये सब कंप्लेंट्स कॉमनली हम सुनते हैं। और हाइपरथायराइड, हाइपरथायराइड बेसिकली आपका बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है उसको बहुत इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वेट लॉस, हाथ कांपना, आंखें बड़ी हो जाना, घबराहट होना, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन जैसा मैंने ऑलरेडी बोला कि बहुत बार, मैक्सिमम टाइम्स थायराइड जो है एक रूटीन चेकअप पे पकड़ा जाता है रादर देन सिम्टम्स की वजह से। दूसरा सवाल जो आपने पूछा, क्या थायराइड जानलेवा हो सकता है? थायराइड बहुत रेयरली, अगर एक्सट्रीमली बढ़ जाए या एक्सट्रीमली घट जाए तो जानलेवा हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रेयर एक फिनोमेना है। मैम एक बड़ा अदर सीरियस क्वेश्चन है कि कोरोना काल में काफी पेचीदा समय था, पूरे भारत पर काफी मुश्किल समय गुजरा था। मैम कोरोना काल में जो वैक्सीन लोगों को लगाई गई, कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि आफ्टर दैट, कोरोना के कारण जो वैक्सीन उनको लगाई गई, लोगों में उनकी बॉडी का स्टेमिना, अब असल उसका इफेक्ट सामने आ रहा है, बॉडी का स्टेमिना कम हो गया, लोगों में दूसरी दमा की, अस्थमा की, फेफड़ों की या हार्ट डिजीज भी जो बढ़ा है, उसका मेन कारण उस वैक्सीन को माना जाता है। कई बार ये दावा मीडिया में भी हाईलाइट रहा है। आपको क्या लगता है, ये सच, इसमें कितनी सत्यता हो सकती है? देखिए, वैक्सीन बनाई गई एक इमरजेंसी सिचुएशन में, वो वैक्सीन पेशेंट्स को दी गई उनको जानलेवा कोरोना होने से बचाने के लिए। उनके कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स थे जो तब पता थे, कुछ बाद में पता लगे। लेकिन जैसे कि आप बोल रहे हैं हार्ट डिजीज वैक्सीन का पता नहीं, लेकिन कोरोना का भी एक साइड इफेक्ट है। हमने बहुत केसेस ऐसे स्टडीज देखे हैं कि कोरोना के बाद एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट की वजह से हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ गए हैं। मैं भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है आम लोगों के साथ में कि कोई भी बॉडी पेन हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, इवन लोग सभी गंभीर समस्याओं के लिए एंटीबायोटिक मार्केट से लेते हैं और खा लेते हैं, जिसके कारण कभी कभी उनको सीरियस पोजीशन का सामना करना पड़ता है। तो क्या आप इसे साइलेंट हेल्थ क्राइसिस मानते हो मैम, इसे आप एज ए फिजिशियन? बिल्कुल, एंटीबायोटिक्स एक ऐसी दवाई है जो आमतौर पे लोग वायरल के लिए, हल्का पेट खराब हुआ, एक दो लूज मोशंस हो गए, उसके लिए ले लेते हैं। एक्चुअली स्पीकिंग, इन सिचुएशंस में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है। हमें एंटीबायोटिक तभी यूज करने चाहिए जब उनकी एक्चुअली जरूरत हो। उसका जो साइड इफेक्ट है वो आप एज अ पेशेंट समझ ही नहीं पाएंगे। उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में एंटीबायोटिक की एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो हमारे कीटाणु हैं इन्फेक्शन कॉज करने वाले, उनमें इतना म्यूटेशन हो जाता है और वो उन दवाइयों को रेजिस्टेंस हो जाते हैं। बाद में जब मरीज हमारे पास क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू में भर्ती होते हैं, तब जब हम टेस्ट करते हैं लैब में, तो सभी एंटीबायोटिक्स से वो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट आते हैं। उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, और वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टू ट्रीट कंडीशन होती है हमारे लिए। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज, जब तक आपको कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक ना प्रिस्क्राइब करे, प्लीज एंटीबायोटिक मत लीजिए। मैम क्या आप इस बात को मानेंगे कि क्योंकि अपने देश के अंदर मैक्सिमम लोग हैं वो हेल्थ चेकअप नहीं कराते, किसी भी तरह के, इवन 80% तक लोग हेल्थ चेकअप नहीं कराते, जिसके कारण कई क्रॉनिक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करोगे, क्या लगता है आपको? जो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
रेगुलरली चेकअप्स कराना, रेगुलरली अपने डॉक्टर को मिलना, ये सब कुछ बहुत जरूरी होता है। कभी कभी ये हमें मदद करता है एक बड़ी बीमारी को बहुत ही अर्ली स्टेज पे पकड़ लेने में, और बीमारी जितनी जल्दी हमारी पकड़ में आएगी उतना बेटर आपको हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफर कर सकते हैं। मैम, क्योंकि सर गंगाराम हॉस्पिटल इंडिया में एक ब्रांड है और आप वहाँ फिजिशियन हैं, तो आपके सामने एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि गंगाराम हॉस्पिटल है वह कॉम्प्लेक्स मल्टी सिस्टम जो केसेज है वो कितने बढ़ रहे हैं, और उनके लिए क्या तैयारी रहती है मैम? सॉरी, आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? गंगाराम हॉस्पिटल भारत में एक ब्रांड है, तो गंगाराम हॉस्पिटल जैसे प्रीमियम संस्थान में कॉम्प्लेक्स मल्टी सिस्टम जो केसेज हैं वो कितने बढ़ रहे हैं? जैसे मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, गंगाराम एक टर्शरी केयर सेंटर है, साथ ही साथ एक रेफरल सेंटर है। हमारे पास पूरे इंडिया से कॉम्प्लिकेटेड केसेस रेफर किए जाते हैं। तो ये एक सही इंस्टीट्यूट नहीं है मेजर करने के लिए कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस कितने बढ़ रहे हैं, बिकॉज हम स्पेशलाइज करते हैं कॉम्प्लिकेटेड केसेस को मैनेज करने में। दैट इज वाई पूरे इंडिया से कॉम्प्लेक्स केसेस हमारे पास भेजे जाते हैं ताकि हम पेशेंट्स की मदद कर पाए। तो हमारा इंस्टीट्यूट कॉम्प्लिकेटेड केसेस का नंबर का एस्टिमेट लगाने के लिए शायद सही इंस्टीट्यूट नहीं है। मैम, क्या दिल्ली के पॉल्यूशन को ये माना जाए देखकर आप उसको एज ए डॉक्टर्स को, कि आप एक सीनियर डॉक्टर हैं, तो आप ये डिफाइन कर सकते हो कि दिल्ली एक मेडिकल इमरजेंसी की तरफ जा रहा है? डेफिनेटली पोल्यूशन लेवल्स, एक्यूआई लेवल्स इतने हाई हैं कि हम जो सांस ले रहे हैं वो बिल्कुल ही दूषित हवा है, जो हमारे लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों कॉम्प्लिकेशंस पोज करती है। अगर आप दिल्ली में देखें, आज की डेट में प्रैक्टिकली हर आदमी खांस रहा है। क्यों खांस रहा है? पोल्यूशन के कारण खांस रहा है। आज ये छोटी खांसी है, जो मरीजों के फेफड़े कमजोर है, अस्थमा, सीओपीडी के मरीज, उनको इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा है। हम सिर्फ खांस रहे हैं, उनके लिए ये सिर्फ खांसी जानलेवा हो सकती है। एंड डेफिनेटली पोल्यूशन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में फेफड़े कमजोर होना, हार्ट अटैक्स होना, हाइपरटेंशन होना, ये सब चीजें भी आती हैं। भारत में हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, मोटापा हो, जैसे एक ट्रायड बन चुका है। कैसे थमेगा ये? कैसे, क्या रास्ते आप इवन लोगों को ही नहीं गवर्नमेंट को भी क्या सजेस्ट करोगे? क्या रिफॉर्म होना चाहिए मेडिकली? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगी। एक्चुअली स्पीकिंग, ट्रायड है हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज, और इसका सेंटर पॉइंट है मोटापा यानी ओबेसिटी। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है, दे आर वेल अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स। लोगों से मैं अगेन यही प्ली करना चाहूंगी कि अपना आइडियल वेट मेंटेन कीजिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, एक हेल्दी डाइट अपनाइए। मैं एक बड़ा आपके फिजिशियन प्रोफेशन से जुड़ा सवाल है, क्योंकि भारत में हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मौसम बदलता है, या कुछ ऐसा एक क्रॉनिक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें डेंगू, मलेरिया, अस्थमा, अभी जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन, हालांकि राजस्थान में भी पॉल्यूशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मैम, क्योंकि अपने इंडिया में जो फिजिशियंस हैं उनकी संख्या अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मौजूदा फिजिशियन है, आपको लगता है कि हर 2-3 महीने बाद क्रॉनिक बीमारियों के कारण या दूसरे चीज़ों के कारण फिजिशियन पर लोड ज़्यादा बढ़ता है और कई बार उनका प्रॉपर वे में पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता? देखिए, मैं इस बात से डेफिनेटली अग्री करूंगी कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और हमारे क्लाइमेट वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हर सीजन की नई नई बीमारियां हम देखते हैं। और जहां तक आपने कहा कि पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, ये तो इंडिया में एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, बिकॉज हम ये बात जानते हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर और नंबर ऑफ डॉक्टर्स शायद उतने नहीं हैं। इसलिए विद व्हाटएवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल, विद व्हाटएवर नंबर ऑफ डॉक्टर्स आर अवेलेबल, हर कोई अपना बेस्ट ट्राई करता है कि जितना हो सके पेशेंट की मदद कर पाए। मैम, आप ये दावा कर सकते हो सर गंगाराम हॉस्पिटल की तरफ से कि वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर का ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है? गंगाराम हॉस्पिटल एक फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल है। हमारे पास बहुत सारे लेटेस्ट मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट हैं एंड वी आर एट पार विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। मैम, जैसे कि इन्फेक्शन है,
खासकर डेंगू मैम, डेंगू का प्रकोप आता है तो खबरों में रहता है, अखबारों की सुर्खियां बनता है, 50-100 लोग 200 लोगों की जान चली जाती है। और मैम आजकल तो एक नया चलन चला हुआ है, अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में खांसी के कारण 50 से ज्यादा बच्चों की डेथ हो गई गलत दवा के कारण। मैम ये जो मौसम के अनुसार जो बीमारियां पैदा होती हैं जिसके कारण हर साल भारत में हजारों लोगों की जान चली जाती है, इसकी जो जो प्राथमिक वजह है, जो रूट कारण है, वो क्या होता है मैम, इसके बारे में बताइए और थोड़ा लोगों को मैसेज भी दीजिए। जैसे मैंने बोला, रूट कारण यही है कि हम एक ट्रॉपिकल कंट्री हैं, हमारा क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए द पॉसिबिलिटीज ऑफ इन्फेक्शंस भी बहुत ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा बीमारियां यहाँ हो सकती हैं क्योंकि हमारा क्लाइमेट इस तरीके का है कि हर तरह के वायरस बैक्टीरिया को ग्रो करने देता है। और जो हम बोलते हैं कि बहुत पेशेंट्स की जान चली जाती है, उसमें एक फैक्टर ये भी है कि बहुत बार हम देखते हैं, स्पेशली जो पेशेंट्स थोड़े बैकवर्ड एरियाज से आते हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, वो लोग शायद थोड़ा डिले कर देते हैं अवेलेबल हेल्प लेने के लिए। वो एक बड़ा कारण है। लैक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत बड़ा कारण है। मैम अभी हाल ही में राजस्थान में खांसी के कारण करीब 50 से ज्यादा बच्चों की डेथ हुई। मैम मैं एक आपसे मेन कारण जानना चाहता हूँ कि जो केमिस्ट की दुकानों पर जो खांसी की दवाइयाँ मिलती हैं, चाहे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्ग के लिए, मैम वो कहाँ तक सुरक्षित रहती हैं? क्योंकि कैसे प्रमाणित किया जाए कि कौन सी जो खांसी की दवा है वो बेस्ट है? देखिए, खांसी की मल्टीपल दवाइयां अवेलेबल हैं और कौन सी बेस्ट है वो डिपेंड करता है आपको किस तरीके की खांसी है। वो जज करने के लिए डॉक्टर इज द राइट पर्सन। आई एग्री, जो हमारे फार्मासिस्ट हैं उनको दवाइयों की समझ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी मैं ये अर्ज करना चाहूंगी आपके प्लेटफॉर्म के जरिए कि प्लीज डायरेक्टली फार्मेसी से दवाइयां मत लीजिए, डॉक्टर का ओपिनियन लीजिए, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लीजिए कि आपको क्या दवा लेनी चाहिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न जो हम देखते हैं, लोग अपनी प्रिस्क्रिप्शन संभाल के रख लेते हैं, अगली बार सिमिलर सिम्टम्स होते हैं वो सेम प्रिस्क्रिप्शन रिपीट कर लेते हैं। देखिए, आपके हिसाब से जो सिमिलर है वो शायद सेम ना हो। जैसे अगर हम बात करें खांसी आपको किस समय पे ज्यादा हो रही है, खांसी के साथ बलगम आ रहा है या नहीं आ रहा है, किस रंग का आ रहा है, कितना आ रहा है, इन सब चीजों पे ट्रीटमेंट बहुत हद तक डिपेंड करता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको दवाई की जरूरत है, प्लीज डॉक्टर से मिलिए, उनकी सलाह लीजिए और फिर दवाइयां चालू करिए। मेरा जो सवाल है अभी अगला, उसमें दो सवाल जुड़े हुए हैं। एक तो आप उन लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दीजिए जो गंभीर बीमारी होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, भारत में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की कमी को आप कितनी बड़ी असफलता मानती हैं? देखिए, मैं इसको प्रिवेंटिव हेल्थ की कमी को असफलता नहीं मानूंगी, इसको मैं लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर मानूंगी। पेशेंट्स कोई भी टेस्ट कराना, डॉक्टर के पास जाना, हर चीज एक फाइनेंशियल बर्डन है। तो जब आप एक लिमिटेड इनकम है आपकी, जैसे कि मिडिल क्लास फैमिलीज की, तो उनको लगता है जब हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है तो हमें क्यों टेस्ट कराने हैं, क्यों डॉक्टर पे जाना है। इट इज अ वेस्ट ऑफ मनी, विच इज ट्रू। क्योंकि अगर आप अननेसेसरीली पहले टेस्ट पे पैसे भरें, फिर फीस डॉक्टर की भरें, और डॉक्टर आपको बोले आप बिल्कुल ठीक हैं, आप हमेशा यही सोचेंगे कि मैं तो ठीक हूं, मैं ये सब क्यों कराऊं। तो फाइनेंशियल बर्डन तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। तो इसको मैं असफलता नहीं बोलूंगी, इसको मैं लैक ऑफ अवेयरनेस बोलना चाहूंगी। मैम ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देंगे जो सोशल मीडिया पर दवाइयों के ट्रीटमेंट, इट मीन यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जो गंभीर बीमारियों के ट्रीटमेंट देखते हैं और मेडिसिन, सिरप या दवाइयाँ, इंजेक्शन यूज में लेते हैं, खासकर मोटापे के लिए, खांसी के लिए, पेन किलर के लिए, उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि इस वजह से भी काफी लोगों की हर साल डेथ हो जाती है। देखिए, आप अपना फायदा नहीं नुकसान कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि सही समझ दवाई की एक डॉक्टर को होती है कि आपको किस दवाई की जरूरत है, किस दवाई की जरूरत नहीं है। प्लीज कभी भी बिना डॉक्टर से संपर्क करे कोई दवाई मत लीजिए। खासकर सोशल मीडिया पे देख के तो बिल्कुल भी दवाइयां मत लीजिए। वहां पे कोई ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स नहीं है जो आपको बताएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, दवाई के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए प्लीज इन सब चीजों से दूर रहिए।
मैम, क्योंकि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में काफ़ी मेडिकल डिजीज का एक प्रोस्पेक्टस है वो हमेशा से ही चैलेंजिंग रहता है, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा चैलेंजिंग फेस रहा है मेडिकली कि आपको लगा कि ये क्रिटिकल केसेस हैं, इनसे मुझे कैसे सामना करना है? देखिए, क्रिटिकल केसेस तो हमेशा हमारे पास रहते ही हैं, क्योंकि हम एक रेफरल सेंटर में, बड़े अस्पताल में काम कर रहे हैं। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें आप पूरा एफर्ट डालना चाहते हैं, हर पॉसिबल अवेलेबल ऑप्शन ट्राई आउट करना चाहते हैं। कभी उनसे हमें सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है, लेकिन उस सारे एफर्ट का एम तो यही होता है कि हम हमारे पेशेंट की जान बचाना चाहते हैं। वी वांट टू डू द बेस्ट पॉसिबल फॉर द पेशेंट। मैम, एक मैं खास सवाल और आपसे करने वाला हूँ, जी आप लोगों को, पूरे अपने भारत देश के लोगों को आप एक मैसेज देंगे ताकि वो लोग एक आपकी एडवाइस को माने। मैम, लोगों को बेस्ट से बेस्ट आप स्पेसिफिक 5 जितना भी हो सके आप टिप्स प्रोवाइड कराइए ताकि वो अपनी लाइफ को हेल्दी रख सकें, उनको क्रॉनिक बीमारियों का सामना ना करना पड़े। देखिए, मैं ये बात मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर चुकी हूँ, एक आखिरी बार मैं ये बात रिपीट करती हूँ कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल से हमारा मतलब ये है एक अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, वर्कआउट का अपना रेजिम फिक्स रखते हैं, एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करते हैं, किसी भी तरह की एडिक्शन से दूर रहते हैं जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, तो आप अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, एक आपकी खुद की पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है कि आपने आफ्टर मेडिकल एजुकेशन किस प्रोफेशनल इंटेंशन के साथ आपने ये डिसीजन लिया कि आपको मेडिकली फिजिशियन सेक्टर में आगे जाना है? देखिए, ये तो डिसीजन बहुत सारे चीजों पे मैटर करता है डेफिनेटली, बट मेरा इंक्लिनेशन कभी भी सर्जिकल स्पेशलिटीज की तरफ नहीं था। एंड मेडिकल स्पेशलिटीज में बीइंग अ फिजिशियन आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत अलग अलग बीमारियों में ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए मैंने ये स्पेशलिटी चूज की कि लोगों की मदद हो, जो भी मेरा को थोड़ी बहुत नॉलेज है उससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। मैम, एक मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि भारत में जो मैक्सिमम लोग हैं, मैम मैक्सिमम लोग वो कई बार गंभीर क्रॉनिक बीमारियों की चपेट में रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण वो अपने इलाज को अधूरा छोड़ देते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करा पाते और बाद में उनको कई बार ये रिपोर्ट्स में आया है कि भारत में मैक्सिमम लोग अपनी जान दे देते हैं। तो मैम, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपनी इंडियन गवर्नमेंट से कि मेडिकल प्रोस्पेक्टस में भारत को कितने बड़े रिफॉर्म की जरूरत है? देखिए, गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही है। अगर हम सोचें तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतने सारे हैं, छोटे शहरों में डिस्पेंसरीज हैं, छोटे पीएचसीज हैं, जहां पे काफी हद तक दवाइयां वगैरह प्रोवाइड करी जाती हैं और सब जगह ट्रेन डॉक्टर्स प्रोवाइड करने की कोशिश जारी है। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत अच्छी की है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ जेनेरिक मेडिसिन। इससे पेशेंट्स का फाइनेंशियल लोड जो है ट्रीटमेंट का वो काफी कम हुआ है। बहुत सारे पेशेंट्स आके पूछते हैं कि मैम हम जेनेरिक दवाइयां ले सकते हैं, और हम हमेशा बोलते हैं कि लीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप दवा लें। ये जरूरी नहीं है कि आप एक कमर्शियली अवेलेबल ब्रांड की दवा ले रहे हैं, आप जेनेरिक ले रहे हैं। ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है इफ वी टॉक अबाउट इट। तो एंड जैसा आपने बोला कि बहुत बार लोग कॉस्ट की वजह से ट्रीटमेंट विदहोल्ड कर देते हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसके देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स टू इट। लोग चाहें तो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कंटिन्यू कर सकते हैं, और दूसरी चीज ये है कि हर इंसान के पास एक मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्राइसिस के समय में ये इंश्योरेंस आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। तो आपने सुना सर गंगाराम हॉस्पिटल की सीनियर फिजिशियन डॉक्टर शिप्रा गुलाटी को दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ा हुआ विषय हो या डेंगू, मलेरिया, अस्थमा या हाई बीपी का सब्जेक्ट हो, उन्होंने हमारे सभी सवालों के बड़े बेबाक अंदाज में जवाब दिए और लोगों को एडवाइस दी कि उनकी लाइफ स्टाइल का प्रोस्पेक्टस कैसा होना चाहिए, लोगों का खान पान कैसा होना चाहिए और लोगों को केमिस्ट के पास से डायरेक्ट दवाई लेने में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो आप सभी डॉक्टर शिप्रा गुलाटी की एडवाइस को एक्सेप्ट करके ना सिर्फ अपनी जान बचा सकते हैं बल्कि अपने स्वास्थ्य में तेजी से सुधार कर सकते हैं। मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैम थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट।